तो अपन ने फर्स्ट पार्ट देख लिया था नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स का। यूजुअली क्वेश्चंस तो वहीं से बनते हैं, ठीक है, पर कभी कभी क्वेश्चंस यहाँ से भी बन जाते हैं। मतलब 10 क्वेश्चंस का अगर का कोटा है तो 10 में से 4-5 क्वेश्चंस वहाँ और 4-5 क्वेश्चंस बाकी चैप्टर्स बाकी टॉपिक में से बनते हैं। तो देखो अब अपन पढ़ रहे हैं नर्वस सिस्टम के कहाँ क्या होता है कहाँ से। तो देखो नर्वस सिस्टम के दो मेजर पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आते हैं बेसिकली जितने भी नर्व्स का समूह है, उन सबको पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर डाला जाता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो नर्वस सिस्टम दो पार्ट, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो चीजें, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अब अपन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बेसिकली, आप ये मानिए, एक सेकेंड ना, हाँ, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम नर्व का समूह है, ये ब्रेन तक सिग्नल्स को लेके जाते हैं। ठीक है, तो देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, अब ये दो तरह के होते हैं, ऑटोनॉमिक और सोमैटिक। देखो ऑटोनॉमिक मतलब हर वो व्यवस्था जिसमें अपना कोई लेन देन नहीं है, मतलब अपन को कोई ऐसा मेजर अपना रोल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ये अपने आप हो रहा है, दिल धड़कना, बीपी, पसीना आना, तो इसमें कोई अपन ने खुद ने कोई बॉडी के अंग को हिलाया जुलाया थोड़ी है, ये तो अपने आप हो रहा है ना। चाहे चाहे आपका क्या बोलते हैं, दिल का धड़क रहा है, ठीक है, स्वेटिंग हो रही है, बीपी हो गया, ये सब व्यवस्था। ठीक है, अच्छा, ऑटोनॉमिक भी दो तरह के होते हैं। ऑटोनॉमिक को फर्दर डिवाइड किया जाता है सिंपैथिक और पैरासिम्पैथिक। सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ये होता है बेसिकली स्ट्रेस या फियर के टाइम पे। जैसे मतलब मान लीजिए आपके सामने सिंपैथिक नर्वस सिस्टम और सिंपैथिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट, इसको समझते पहले क्या होता है ये। मान लो आपके सामने शेर आ गया, आपके सामने शेर हो गया तो क्या होगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, एकदम से आप चौंक जाओगे, घबरा जाओगे, टेंशन में जाओगे। तो वो जो फाइट एंड फ्लाइट वाला जो सिस्टम है वो होता है सिंपैथेटिक। और पैरासिम्पैथेटिक जब आप रिलैक्स रहते हो, लेटे हो, सो रहे हो, खाना अपने आप हजम हो रहा है। तो देखो ऑटोनॉमिक बेसिकली अपने आप सब चीजें हो रही है। ठीक है, इसके अंदर दो अपने पढ़ लिए, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर फाइट एंड फ्लाइट, ध्यान रखना ये टर्म पे सीधे क्वेश्चन बनता है, फाइट एंड फ्लाइट। यानी अचानक से कोई सामने आ गया, शेर सामने आ गया तो घबरा जाओगे ना, तो वो सिंपैथेटिक है। पैरासिम्पैथेटिक के अंदर मतलब क्या होता है, पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आता है कि भैया जब बॉडी रिलैक्स होने पड़ी हुई है, डाइजेशन काम हो रहा है, हार्ट स्लो रिलैक्स हो रखी है तब। ठीक है, और अब देखो अपन ने पढ़ा था पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के दो पार्ट, ऑटोनॉमस अपन ने कवर कर लिया है, ऑटोनॉमिक। ठीक है, ऑटोमेटिक चल रहा है, पैरासिम्पैथेटिक। सोमैटिक इसका दूसरा टाइप होता है। सोमैटिक का मतलब हाथ पाँव वाला, हाथ हिलाना, पाँव हिलाना, मुस्कुराना, दौड़ लगाना, मसल्स जिसमें हिल रही है ना, बोन्स वगैरह जो काम में ले रही है, वो होते हैं सोमैटिक। तो देखो दो तरह के अपन ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पढ़े, एक तो खुद से चल रहा है ऑटोनॉमिक, उसमें भी सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक। दूसरा अपन ने पढ़ा सोमैटिक। सोमैटिक मतलब मतलब खुद से अपन वॉलंटरली कर रहे हैं, हाथ चल रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, कूद रहे, काद रहे हैं, वो सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ तक अपन को समझ में आ गया। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें क्या बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और वो ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम उसके दो पार्ट, ऑटोनॉमिक ऑटोनॉमिक के भी दो पार्ट, ये अपन ने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक, अब देखो ये बहुत सिंपल सा चीज है, ब्रेन। ब्रेन के अंदर कई सारे पार्ट होते हैं भाई, 4 पार्ट में ब्रेन को तोड़ा गया है। तो देखो हमेशा याद रखना, सबसे ब्रेन के अंदर 3 पाउंड का साइज वेट होता है इसका, और 100 बिलियन से ज्यादा न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो सबसे पहला पार्ट आता है सेरिब्रम। ऐसे मैंने तो क्या, देखो यार ऐसे याद रखना है, ब्रम ड्रम सबसे बड़ा, ब्रम ड्रम सबसे बड़ा, या फिर ब्रम ऐसे भी याद कर सकते हो, ब्रम ट्रम्प अभी इस वक्त सबसे बड़ा यूएस वाला है ना, सबसे बड़ा, ऐसे भी आ सकते हो। मैंने तो ड्रम से याद किया था, ये मैंने अभी अभी बनाया है। ठीक है, तो देखो अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे यार। अगर इसको याद रखना है तो बहुत सिंपल सा तरीका है। देखो अगर किसी ने भी रांझना मूवी देखी है, सभी ने यूजुअली देखी होगी, है ना, या फिर रांझना मूवी नहीं तो आप मान लीजिए आप ये खड़े हो, है ना, यहाँ एक कोई ऐसी लड़की खड़ी है जो आपको बहुत पसंद, ठीक है, तो आप इसको देखते हो, है ना, तो आप क्या फील करने लग जाते हो, है ना, आप उसके बारे में सोचते हो। अगर आपको कोई लड़की पसंद है तो ठीक है, आप रात को याद करते हो उसके बारे में, है ना,
या फिर आप उसको देखना पसंद करते हो, ठीक है, या आप, तो मतलब बेसिकली आपके इमोशंस इससे जुड़े हुए हैं, फील करना, सोचना, याद करना, देखना। तो अगर आपकी ये सारी व्यवस्था जो देखता है ना ब्रेन का पार्ट, वो होता है सेरिब्रम। ब्रम ड्रम या ब्रम ट्रम सबसे बड़ा बॉडी का पार्ट होता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, पहला पार्ट समझ में आ गया। अगला पार्ट सेरिबेलम। देखो बेलम बना है बैलेंस से, तो बॉडी का जो भी बैलेंस का व्यवस्था बैठाता है कि चल पा रहा हूँ या नहीं चल पा रहा हूँ, हाथ पाँव आंखों की मूवमेंट, हाथ पाँव ढंग से काम कर पा नहीं कर पा रहे, बैलेंस बन पा रहा है नहीं बन पा रहा, तो बैलेंस वाला जो व्यवस्था है सेरिब्रम के जस्ट नीचे होता है सेरिबेलम, ठीक है। तो बैलेंस ब्लम से बैलेंस, तो चल पा रहा हूँ, खड़ा हो पा रहा हूँ, वॉक कर पा रहा हूँ, वो व्यवस्था जो होती है वो ये संभालते हैं भाई हमारे, ठीक है। फिर आते भाई अगला थैलेमस हाइपोथैलेमस। देखो अब मुझे नहीं पता अगर कोई धोनी का फैन हो तो, पर ठीक है। सबसे पहले थाला, थैलेमस में क्या आता है, थाला। थाला क्या बोलता है भाई, मैसेज भेजता है आगे कि 90 नंबर पर बैटिंग करने आऊंगा मैं, ठीक है। तो थाला वैसे मैसेज भेजने वाला काम करता है, थाला मतलब मैसेज का काम करता है, यानी थैलेमस, थैलेमस मतलब मैसेज का काम करने वाला, कि जो वो मैसेज को इधर से उधर भेजने का काम करता है। हाइपोथैलेमस मतलब जो बॉडी के अंदर हो रहा है, मतलब जैसे जो अंदर की बॉडी को कंट्रोल करता है, जैसे टेम्परेचर बढ़ गया आपका, फीवर आ गया आपको, या फिर भूख लग रही है इस वक्त, है ना, लगी रही होगी कई लोगों को, ठीक है, आपके हार्मोन्स के कंट्रोल करना या मूड और इमोशंस के बीच में लिंक बनाना साइकोलॉजी वगैरह का, वो ये वाला पार्ट ब्रेन का पार्ट करता है, ठीक है। कौन सा पार्ट करता है, हाइपोथैलेमस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, मतलब इस पे ध्यान नहीं देते हैं पर ये इंपॉर्टेंट है, ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम बेसिकली जिंदगी को चलाने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है ना, वो ब्रेन स्टेम करता है। आप जो सांस लेते हो ब्रेन स्टेम की वजह से लेते हो, पॉन्स और मेडुला की वजह से, दिल धड़कता है मेडुला की वजह से, मतलब ये कंट्रोल करता है बेसिकली बीपी को कंट्रोल करना। और क्रेनियल नर्व्स, 12 क्रेनियल नर्व्स होती है, ध्यान रखिएगा 12 क्रेनियल नर्व्स। तो ब्रेन स्टेम जिंदगी को चलाने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो कंट्रोल करता है सांस लेना, दिल धड़कना, ये सब चीजें। इसमें 3 पार्ट होते हैं, मेडुला, पॉन्स और मिड ब्रेन, ये इसका बाइफर्केशन है, ठीक है। तो ब्रेन स्टेम ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अच्छा, ब्रेन स्टेम ही आपके स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ये एक एमसीक्यू बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, ये टॉपिक है स्पाइनल कॉर्ड। देखो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली, अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म तवे पे हाथ रख दिया, ये कोई गर्म तवा है, इस पे आप एकदम से हाथ रखते हो और तुरंत हटाते हो, तो ये जो हटाने का काम व्यवस्था बिठा दें, ये स्पाइनल कॉर्ड नहीं किया, आपके ब्रेन तक मैसेज जाएगा तो आपका हाथ जल जाएगा इतनी जल्दी, जो एकदम से रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है, तुरंत रिफ्लेक्शन, वो स्पाइनल कॉर्ड करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ब्रेन से मैसेज बॉडी में पहुंचाना और बॉडी से वापस ले जाना, ये सब स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है। 31 स्पाइनल नर्व होती है, इसको ऐसे याद रखते हैं, 7 12 5 5 1, 7 12 5 5 1, जो 31 नर्व्स होती है, 7 12 5 5 1। मैंने तो इस तरह से याद किया था, सर्वाइकल, थोराइक, लंबर, सैक्रल और कोकेन। अब देखो कैसे अपन को रट्टा, अपन को बस ये है एग्जाम में पास होना है अपन को, तो देखो ऐसे याद किया, सर्वाइकल, तूने, ली, शरबत, कोका कोला। सर्वाइकल, तूने, तीसरे थोराइक, ली, लंबर, शरबत, सैक्रल और कोका कोला। और ये कितने होंगे, अब जैसे सर्वाइकल कितना आता है 7, तो 7 12 5 5 1, सर्वाइकल, तूने, ली, शरबत, कोका कोला। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। अब आता है अगला टॉपिक, ये यार इस पे अपन यूजुअली लोग ध्यान नहीं देते हैं, आ जाता है यार, गिना टॉपिक है, पर सुन लो क्या होता है सीएसएफ और मीनिंग्स। मीनिंग्स के बारे में अगर आपको, अगर आपने अभी ऊपर वो वाला इससे पहले वाला बस कौन सा नर्वस डिसऑर्डर्स पढ़े होंगे तो आपने इन्फेक्शन पढ़ा होगा, इन्फेक्शन में आपने मीप पढ़ा होगा, है ना। अगर जस्ट इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने बनाया था, मीप के अंदर जो पहला पढ़ा था मीनिंगटिस करके जो पढ़ा था, तो मीनिंग्स भाई साहब अपने दिमाग का एक पार्ट होता है, ठीक है। ये हेलमेट देख रहे हो आप, तो जो बाहर का सख्त पार्ट है वो है मीनिंग्स, और जो अंदर का एक कुशन देख रहे हो, सी से सीएसएफ, सी से कुशन, ठीक है, कुशन जो देख रहे हो वो सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। तो ठीक है, तो सबसे पहले अपन पढ़ने जा रहे हैं मीनिंग्स के बारे में। मीनिंग्स पे देखो, ये जो बाहर के जो हेलमेट का सख्त लेयर है ना, उसको बोलते हैं मीनिंग्स, ठीक है। ये बेसिकली ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए है, ठीक है। तो इसमें आते हैं सबसे पहले ड्यूरामीटर। ड्यूरामीटर बाहर की आउटर लेयर है, तो बोन्स को खून को पहुंचाने का काम करता है ये ड्यूरामीटर, बी डी डी बी, ठीक है। तो ऐसे याद रखना, ड्यूरामीटर डी से बी, बोन्स को, ठीक है, ड्यूरामीटर। आर्कनोइड बीच वाली पार्ट होती है, पिया मैटर,
पिया ने खून ब्रेन को दिया, पिया ने खून ब्रेन को दिया, तो पिया पिया दिया खून, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मीनिंग्स में अपन ने 3 पार्ट पढ़े अपन ने, कौन कौन से, ड्यूरामीटर, आर्कनॉइड और पिया। पिया खून दिया ब्रेन को, अपन ब्रेन पढ़ रहे हैं ना। ड्यूरामीटर बोन, हड्डियों को, डी से बी बोन को देता है, ठीक है, ध्यान रखना। मीनिंग्स बेसिकली अपन का एक वो है प्रोटेक्टिव लेयर है, ध्यान रखना। ये हेलमेट जो देख रहे हो आप, बाहर का जो हेलमेट है ना, दिमाग को बचाने वाला सख्त हिस्सा, वो मीनिंग्स है। फिर आता है भाई अपना CSF होता है सेरिब्रो स्पाइनल, ठीक है, ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये बेसिकली वाटर, ग्लूकोज, ये कुशन प्रोवाइड करता है, ब्रेन को कुशन प्रोवाइड करता है। मतलब अगर अचानक से आप गिर रहे हैं, झटका लगता है ना, तो जो झटका बचाने का काम करता है वो CSF करता है, CSF, ठीक है। मतलब मान लो जैसे आप अगर फ्लाइट से जा रहे हो, है ना, और आपके पास आप लेके जा रहे हो कोई फ्रेजाइल आइटम, तो अपन कवर नहीं करते, इधर उधर तकिया लगा देते हैं। तो वैसे ही जो अपना दिमाग है वो बहुत फ्रेजाइल टाइप का रहता है, उसको बचाने के लिए, शॉक ना लग जाए, झटका ना लग जाए एकदम से, कोई मतलब गिर गए तो एकदम से बचाए, शॉक अब्जॉर्व कर सके, वो काम करते हैं। सर फूट गया तो शॉक अब्जॉर्व कर सके, वो काम करते हैं कुशन, ठीक है। तो जैसे अपन यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पूरे हर जगह कुशन लगा देते हैं कि हाँ भाई ये फ्रेजाइल आइटम खराब ना हो। वैसे ये जो कुशन लगाया ना, ये मान लीजिए अपना ब्रेन है, ये कुशन जो लगाया है उसको बोलते हैं CSF, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो क्लियर फ्लूइड अपना है, क्लियर तरीके फ्लूइड है, इसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। पानी, ग्लूकोज, मिनरल्स ये होते हैं इसके अंदर। शॉक एब्जॉर्बर सबसे इंपॉर्टेंट है। CSF बेसिकली अपना क्या है, शॉक एब्जॉर्ब करता है, झटका, दिमाग को झटका ना लगे, ठीक है। तो बेसिकली और ये क्या काम करते हैं, वेस्ट को निकालते हैं, न्यूट्रिशन दिमाग तक देके जाता है, ठीक है। अब देखो एक चीज, अब ये एक छोटी मोटी चीजें और है, वो और देख लो क्या है यार। क्या होता है यार, अपन अगर अभी अपन अंडर राइटिंग के लिए पढ़ रहे हैं दुनिया भर की चीजें, तो नर्वस सिस्टम का अंडर राइटिंग करना सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि यार सारी बीमारियों के सिम्टम्स एक ही है, सर में दर्द हो रहा है, उल्टी आ रही है, चक्कर आ रहे हैं, चल नहीं पा रहे, घूम फिर के वही है। तो अपन इन बीमारियों के लिए अलग अलग टेस्ट बना रखे हैं। वो कौन कौन से टेस्ट है बेसिकली वो देख लेते हैं एक बार अपन। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट, शुरू करते हैं, CT स्कैन कराते हैं। टोमोग्राफी है, कंप्यूटराइज टोमोग्राफी बोलते हैं दिमाग की। अच्छा, CT स्कैन मतलब ध्यान रखना, क्रॉस सेक्शनल इमेज, सी से CT स्कैन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनता है। क्रॉस सेक्शन मतलब एक्सरे की वजह से अपन दिमाग की जो हर एक लेयर का, हर एक स्लाइसेस कर करके अगर क्रॉस सेक्शन इमेज दिखा रहे हैं, तो वो तो है CT स्कैन, टोमोग्राफी, ध्यान रखना। EEG दिमाग अपना इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे काम करते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक एक्टिविटी है उसको चेक करना। इलेक्ट्रोएन्सियोफेलोग्राम, इलेक्ट्रोएन्सियोफेलोग्राम दिमाग की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज को चेक करना। MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस, एक मैग्नेट लगा के दिमाग की 3D इमेज निकालना। PET जैसे अपन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मानते हैं, वैसे पॉजिट्रॉन करके वो होता है एलिमेंट, उसकी इमेजन करना। और पॉजिट्रॉन इमेजन टोमोग्राफी कि सेल्स की एनर्जी, प्रॉपर मेटाबॉलिज्म काम कर रहा है नहीं कर रहा। एक EEG जैसे एक और होता है EMG, इलेक्ट्रो मायोग्राफी, एम आगे तो मायोग्राफी, ये बेसिकली रिस्पॉन्स, नर्व्स और मसल्स के रिस्पॉन्स को जानना। स्पाइनल को जानने के लिए अपन लुम्बर पंचर रखते हैं, लुम्बर पंचर स्पाइनल के लिए। एंजियोग्राम, ठीक है, इस टेस्ट की, ये बेसिकली इसका पूरा नाम आर्टियोग्राम भी हो सकता है। बेसिकली आर्टियो यानी नस, जो दिमाग में नसें जा रही है, एंजियोग्राम या आर्टियो नर्व जो दिमाग में नसें जा रही है, उसके बारे में चेक करना। तो ये अपने बेसिक टेस्ट वगैरह भी हो गए, ठीक है। अब जो अपने डिसऑर्डर पढ़ा था ना, थोड़ा सा उसको अगर हल्का सा और डिटेल में पढ़ना चाहे तो वो देख लो। क्या होता है हल्का सा, मतलब इस चीज़ के बारे में इतना डेप्थ में जाने की जरूरत है नहीं वैसे, पर ठीक है, मतलब ये अपन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ये कहना है स्ट्रोक यानी पैरालिसिस, खून नहीं पहुंचा, ब्रेन से खत्म हो गई, तो इसमें क्या क्या है, सेरिब्रल इन्फेक्शन। अभी अपन ने बताया था कि अगर दिल तक खून नहीं पहुंचे तो अपन क्या बोलते हैं, इशैमिक, और ठीक है, और ज्यादा खराब हालत हो जाए तो अपन बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, ठीक है। अगर अगर मान लीजिए मेरे दिमाग तक खून नहीं पहुंचे तो उसको बोलते हैं सेरिब्रल, ठीक है, सेरिब्रल इन्फेक्शन, सेरिब्रल इन्फेक्शन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, आगे बढ़े। TIA, अगला टॉपिक आता है TIA यानी छोटा स्ट्रोक, ये हमें पढ़ा चुका है। फिर आ गया हेमरेज, ठीक है, हेमरेज आपको बता दिया मैंने, ठीक है, कि भैया दिमाग के अंदर ब्लीडिंग होना शुरू हो गया। नेक्स्ट एनियोसाइम ब्रस्ट, यानी दिमाग के अंदर फिर से वही हेमरेज हो गया, दिमाग फट गया। हाइपरटिव ब्लीड यानी हाई बीपी की वजह से सर की नसें फट गई, ठीक है, हाई बीपी की वजह से सर की नसें फट गई। यहाँ तक ये अपने पूरा देख लिया ये टॉपिक।
यानी इन्फेक्शन मतलब अटैक आना, इन्फेक्शन मतलब अटैक आना, मायोकार्डियल यानी दिल में अटैक आना, सेरिब्रल यानी ये किस में आ रहा है भाई अपना अटैक, अपने दिमाग में अटैक आ रहा है, ठीक है। सेरिब्रल, TIA अपन ने पढ़ लिया, हेमरेज पढ़ लिया, एन्यूबल बर्स्ट यानी सर की नसें फट गई, हाइपरटिव ये पढ़ लिया। तो ये कब से हुआ है, क्या कॉज है, कितना डैमेज हुआ, डेली एक्टिविटी कर पा रहा है नहीं कर पा रहा, और कहीं क्या कोई और बीमारी तो नहीं लगी हुई इस बंदे को, ये अपन चेक करते हैं। एपिलेप्सी, एपिलेप्सी अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो, ये बेसिकली आपका एक तरह से डिवीजन टेस्ट भी हो गया। एपिलेप्सी कौन सा डिसऑर्डर है, तो मैं बताया था फंक्शनल डिसऑर्डर होता है। दिमाग का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को ढंग से पहुंचाना, अगर वो नहीं पहुंचा पा रहा तो वो एपिलेप्सी हो जाती है, उसको फंक्शनल डिसऑर्डर बोलते हैं। एपिलेप्सी को बेसिकली क्या होता है ना, इसको कैटेगराइज कर दिया ऊपर ने, थोड़ा सा और डेप्थ में पढ़ लिया। जर्नलाइज यानी पूरा दिमाग खराब हो गया वैसे, पूरा दिमाग खराब हो गया। तो देखो जर्नलाइज में 3 आते हैं, ग्रैंड मल यानी पूरा दिमाग पूरी बॉडी में झटके पड़ रहे हैं, पेटेड मेल यानी झटके नहीं पड़ रहे पर हाँ प्रॉब्लम है, स्टेटस एपिलेप्टस बैक टू बैक बार बार झटके आ रहे हैं, ठीक है। तो ग्रैंड पेल, पेटेट मेल और स्टेटस यानी झटके पड़ रहे हैं अपन को कहीं ना कहीं। पार्शियल मतलब बॉडी का एक पार्ट, एक पार्ट में खून जा रहा है, एक पार्ट ये वाला ये वाला पार्ट काम ढंग से नहीं कर रहा है, यहाँ तक इलेक्ट्रिक सिग्नल नहीं पहुंच रहा, तो अनकॉन्शियस हो जाता है, कॉम्प्लेक्स है। और इसके लिए जो पैरालिसिस पड़ता है उसको बोलते हैं टॉड, यानी आधी बॉडी का सुनने पड़ गई, उसको बोलते हैं टॉड, ध्यान रखिएगा। तो पार्शियल एनालिसिस को टॉड बोलते हैं, तो पार्शियल एनालिसिस को अपन क्या बोलते हैं, पार्शियल एनालिसिस को टॉड बोलते हैं अपन, टॉड। स्पेशल टाइप फेब्रियल, अब देखो नॉकटर्नल सोते सोते झटके पड़ना, और फेब्रियल सीजर मतलब बचपन में बच्चों को, फेब्रियल सीजर बच्चों वालों को, ठीक है। तो एपिलेप्सी अपने पढ़ लिया, एपिलेप्सी में जर्नलाइज सीजर यानी पूरी बॉडी की सत्यानाश हो गई है, ग्रैंड मल मतलब पूरी बॉडी को झटके पड़ रहे हैं, पैटेड मल झटके नहीं पड़े बस प्रॉब्लम है, स्टेटस मतलब बैक टू बैक प्रॉब्लम आ रही है, पार्शियल सीजर मतलब सिर्फ एक एरिया खराब हुआ है, सिंपल यानी मतलब सिंपल अनकॉन्शियसनेस नहीं है, कॉम्प्लेक्स मतलब बहुत ज्यादा अनकॉन्शियसनेस है, और टॉड पैरालिसिस बॉडी को एक पूरी पार्ट वीकनेस आ गई है। ये अपने पढ़ी नॉकटर्नल सोते सोते या फेब्राइल सीजर्स, ये अपने देख लिया। अच्छा एक चीज और यार, इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है, ये सड़ा हुआ टॉपिक है पर आ जाता है इस पे क्वेश्चन कभी कभार, जितने मैंने एमसीक्यूज देखे हैं उसके हिसाब से भी। एपिलेप्सी से बचने के लिए दवाइयाँ कौन सी होती है, कार्बामैजिन, वेलप्रोरिक और फिनाइट्रोइन, ठीक है। तो कार वा और फिनाइल, CVP क्या करके याद रख सकते हो, या PVR करके, PVC करके याद रख सकते हो, फिनाइल कौन सी है ये दूसरी, वेलप्रोरिक और कार्बादोन, ठीक है। ऐसे भी आ सकते हो, वाह कार में एसिड पी गया, ऐसे फिनाइल मतलब एसिड, ठीक है ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, कौन से टाइप का एपिलेप्सी है इन तीनों में से, कब से अटैक पड़ रहा है, आखिरी अटैक कब हुआ था, कितना कंप्लाइंस दवाइयों पे कितना डिपेंडेंट है, MRI EEG की है। अगर यूजुअली अगर पिछले 2 से 4 साल में आपको अटैक नहीं पड़ा है, अगर आपको पिछले 2 से 4 साल में आपको अटैक नहीं पड़ा है तो अपन कंसिडर कर सकते हैं, लास्ट 2 से 4 साल में अटैक नहीं और रिपोर्ट सब नॉर्मल है तो अपन फेवरेबल में कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आप खुद से सोच के बताइएगा ब्रेन ट्यूमर कौन से में आता है, ठीक है, कौन सा डिसऑर्डर है। ब्रेन ट्यूमर अपना स्ट्रक्चरल डिसऑर्डर है कि भाई अगर ये मेरा गला है तो ये पार्ट भर गया, ये दिमाग वाला पार्ट भर गया, बढ़ गया, ठीक है। तो 2 तरह के कैंसर होते हैं भाई, बेनाइन जो सही हो सकते हैं, मैलिग्नेंट जो बहुत ही खराब है, मैलिग्नेंट मतलब सेकेंडरी कैंसर, सत्यानाश हो गया, सेकंड स्टेज थर्ड स्टेज वाला। तो देखो अगर कोई बंदा बहुत ज्यादा एस्ट्रोलॉजी में पड़ गया है, एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोसाइटोमा यानी वो सेकेंडरी कैंसर का मैलिग्नेंट पार्ट है, एस्ट्रो वर्ड को ध्यान रखना, और ग्लियोमा, ठीक है, ग्लियोमा और एस्ट्रियोमा, एस्ट्रोसाइटोमा, ये 2 तरह के हो गए। बिनाइन यानी ठीक जो नॉर्मल वाले में आते हैं, मीनिंग देखो मैनिंगोमा और एकॉस्टिक। मैनिंगोमा अभी अपने पढ़ा था, दिमाग का एक पार्ट होता है जो वो तो अगर मेरा हेलमेट खराब भी हो गया तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, हेलमेट है अंदर की नसें वगैरह तो सही है, और एकॉस्टिक न्यूरोमा, ठीक है। तो 2 तरह के कैंसर हो गए अपने, ब्रेन ट्यूमर 2 तरह के हो गए भाई, बिनाइन जो ठीक हो सकते हैं, मिनाइगोजियोमा, मिनिंगोजियोमा और एकॉस्टिक न्यूरोमा। भाई मैं बायो का स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है, ध्यान तो थोड़ी हो सकती है ऊपर नीचे टर्म्स हो जाए। मैलिग्नेंट में आता है एस्ट्रो सेकेंडरी कैंसर या ग्लियोमा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्पाइनल, स्पाइनल से होने वाली बीमारियां, ये बहुत छोटी चीज है, स्पाइनल डिजीज, ठीक है।
ये अपने पढ़ा था स्पाइनल बिफिडा, ये कंजेंशियल वाले में आती है ना। अच्छा, एक बीमारी याद रखना, श्रिंगोमाइलिया, ठीक है, ध्यान रखना, जो स्पाइनल होते हैं वो छर्रे होते हैं ना बेसिकली, तो इस रिंग को पकड़ना, ये रिंग, ये बीमारी किसकी वजह से होती है, स्पाइनल की वजह से होती है, ध्यान रखना, रिंग यानी छर्रे होते हैं, छर्रे, तो ये बीमारी किसकी वजह होती है, रिंग की वजह से, ठीक है। हर्निएटेड डिस्क, पीछे की जो डिस्क है वो खराब हो गई, स्पाइनल वर्ड आ गया तो वो स्पाइनल से आप पहचान ही लोगे, ठीक है। नेक्स्ट आखिरी टॉपिक, सेकंड लास्ट कह सकते हैं, न्यूरोवास्कुलर, एबीएम, ठीक है। एवीएम का मतलब एबनॉर्मल आर्टरी वेन बर्डल, ठीक है, ये जो मेरी एबनॉर्मली काम करने लग जाए एवीएम। एनियोसाइम, यानी अगर मेरे इसमें बबुले बनने शुरू हो जाए, इसको बोलते हैं एनियोसाइम, या फिर केवरोमा, एकदम ये जो बस ये एकदम फ्रेजाइल होगी, कभी भी टूट जाएगी, फ्रेजाइल, तो केवरोमा। न्यूरोवास्कुलर डिसऑर्डर में 3 आते हैं, एबनॉर्मल आर्टरी वेन बंडल यानी एवीएम, एबनॉर्मल आर्टरी वेन बंडल, ठीक है, एक एनियोसाइसम यानी इसके अंदर बबल बनने शुरू हो गए, इसके अंदर बबल बनने शुरू हो गए, और कैवरोमा, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, यानी कैवरोमा मतलब बहुत ही फ्रेजाइल हो गई है, बहुत ही, ये मेरी जो नसें हैं बहुत फ्रेजाइल हो रही है, कभी भी फट सकती है, इससे रिस्क क्या हो सकता है, ब्रेन हेमरेज वगैरह का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अपन इसको ऐसे याद रख सकते हैं, कैवरोमा है ना, कैब में आना बहुत ही फ्रेजाइल हो गया आजकल लड़कियों के लिए, दिल्ली वगैरह या बेंगलोर वगैरह में बहुत रिस्क बढ़ गया है, ठीक है। एवीएम, ये तो नाम से ही पता है, एबनॉर्मल वगैरह, एबनॉर्मल आर्टरी वेन, ये हो गया, ठीक है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस मैंने आपको बताया था, PAS, पार्किंसन, आर्किमिडीज, ओ अल्जाइमर, पार्किंसन, अल्जाइमर, और ये तो ये कौन से डिसऑर्डर में आते हैं, डीजेनरेटिव, ठीक है। तो ब्रेन के जो वायर्स वगैरह है, यानी माइलिन जो है वो खराब हो गया है, खत्म हो गया, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, मूवमेंट वगैरह में ये दिक्कत आती है, विजन वगैरह लॉस हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब अगर आपने, अच्छा, पार्किंसन और इसकी बीमारी के बारे में और देख लो यार, पार्किंसन क्या होता है भाई, पार्किंसन डोपामिन कम हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रेमर, हार्टों में झटके आने लग जाते हैं, मूवमेंट वगैरह कम हो जाता है। अल्जाइमर, जो दिमाग की याददाश्त खत्म हो जाती है, ये अमाइलॉइड प्लेग और न्यूरो ट्रांसमीटर लॉस की वजह से होता है, अमाइलॉइड प्लेग और न्यूरो ट्रांसमीटर इसकी वजह से, ठीक है। तो ये बता दिया अपन ने। अब देखो कुछ एमसीक्यूज हैं जो अपनी बुक के अंदर दे रखे हैं, अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए। इनमें से नर्वस सिस्टम का काम कौन सा नहीं है, ठीक है, 2 कड़े के क्वेश्चन है, देखो कौन सा नॉट अ फंक्शन, तो देखो ऑप्शन से देख लो, ब्लॉक ऑक्सीजन सप्लाई, अब पागल है क्या, ऑक्सीजन सप्लाई को ब्लॉक करेंगे तो मतलब काम ही, दिमाग ही खराब हो जाएगा ना, तो ये काम नहीं है नर्वस सिस्टम का, ठीक है, मतलब ऐसा फालतू की काम नहीं करता नर्वस सिस्टम। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अब ये अगर आपको, आपने चैप्टर थोड़ा सा भी ढंग से पढ़ा है तो आप खुद से बताओ, मैंने आपको बताया था, विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन सा पार्ट ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करते हैं, ब्रेन स्टेम, ब्रेन स्टेम को मैंने बताया था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, दिल का धड़कना, सब कुछ, सारे व्यवस्था जो भी करती है वो ब्रेन स्टेम करती है, इंपॉर्टेंट पार्ट। आगे बढ़ते हैं, अरे यार ये गलत लगा दिया मैंने। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉलंटरी स्किन बोन स्केलेटन वगैरह का कंट्रोल करती है, तो देखो, अब देखो स्किन बोन और ये सब ऑटोनॉमिक वाले, तो ऑटोनॉमिक अपने आप ही काम, मतलब जो हार्ट वगैरह वो सब चीज़ें होती है वो ऑटोनॉमिक में आती है, तो स्किन बोन वगैरह का ये जो करती है वो सोमैटिक ही करती है। आगे बढ़ते हैं, इसको फंक्शनल डिसऑर्डर, अगर आपने थोड़ा सा भी ये चैप्टर को ढंग से पढ़ा होगा, इससे पहले वाला चैप्टर ढंग से पढ़ा होगा, तो ये आंसर अब आप खुद बताइए, मैं वेट कर रहा हूँ, 10 सेकंड दे रहा हूँ आपको, सोचो आराम से कि फंक्शनल डिसऑर्डर, तो फंक्शन अगर आंसर नहीं कर रहा, ब्रेन का फंक्शन क्या है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को भेजना, इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं भेज पा रहा तो ई से इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ई से एपिलेप्सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, वस्कुलर के वजह से कौन सी बीमारी होती है, मैंने आपको बताया था, वाह टिया हैमर से स्ट्रोक मार रही है, तो वास्कुलर, वास्कुलर टिया, TIA ट्रांजिएंट इसेमिक हैमर से हेमरेज और स्ट्रोक, तो अब देख लो, सबसे पहले उल्टा देखते हैं, पार्किंसन, पार्किंसन कौन से होता है, डीजेनरेटिव, एपिलेप्सी फंक्शनल डिसऑर्डर से, मीनिंग्स कौन से, इन्फेक्शन से, और अपना आंसर क्या बता, स्ट्रोक। अब ठीक है, अगर अचानक से आपके सामने, मैंने आपको ये आपको बताया था कि अच्छा आपकी हार्ट बीट तेज होना, ये सब कौन देखता है,
मतलब ना पैरासिम्पेथेटिक, आपके सामने अचानक से शेर आ गया तो उसकी वजह से एकदम से आंखें हार्ट बीट तेज हो जाएगी, आंखें की पुतलियां बड़ी हो जाती है अपनी, वो सब व्यवस्था किसकी वजह से? पैरासिम्पेथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आखिरी क्वेश्चन। इन द, कहाँ गया, हाँ भाई, आखिरी क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये भी अपने उसके अंदर, आपके पूरी बुक के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सब कवर हो गए इसके अंदर, है ना। लास्ट, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर असेंडिंग जो नर्व्स होती है, असेंडिंग नर्व ट्रैक्ट, वो सेंसरी इन्फॉर्मेशन को बॉडी और जो बॉडी और बाकी की जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन है वो ऊपर तक पहुंचाती है। कौन सा? असेंडिंग वाली। ठीक है, तो इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। आप लोग प्लीज कमेंट वगैरह किया करें, बताया करें कि आपको अच्छा लग रहा है तो फिर मैं सारे चैप्टर को कवर करूँ, सब कुछ खत्म कराऊँ। अगर मतलब पसंद नहीं आ रहा तो फिर मैं भी मेहनत नहीं करूँ, खत्म करूँ यार इसको। बताया करो प्लीज़ यार, कमेंट वगैरह कर दिया करो, थोड़ा मुझे आइडिया लग जाएगा कि मेरे को क्या चेंजेस करने हैं, क्या फीडबैक है आप लोगों का।